हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम वर्साई की संधि के बारे में पढ़ेंगे और ये बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का चैप्टर है, प्रथम विश्व युद्ध। तो आप सभी को मैंने इससे पहले की वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में, तो उसके बाद वर्साई की संधि जो राष्ट्र हार चुके थे, यानी जिनको हम धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति बोलते हैं, तो वो राष्ट्र हार चुके थे, तो उनके ऊपर कुछ संधियाँ की गई थी, कुछ फाइन लगाए गए थे, जुर्माना लगाया गया था। तो उसी को हम वर्साई की संधि बोलते हैं, जिसको वर्साई की संधि का नाम दिया गया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये काफ़ी सारे आप पीछे के एग्ज़ाम पेपर उठा के देखोगे तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं वर्साई की संधि के बारे में, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे यह कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों से शेयर कीजिए। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन बने और इसी तरह से मैं आपके लिए 1 बाय 1 वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। अब बात करते हैं हम वर्साई संधि की प्रमुख समस्याएं क्या थी, उनका मूल्यांकन क्या है, और शांति समझौता ये जो किया गया था इसके समीक्षात्मक व्याख्या करनी है। और जो जर्मनी है उसके ऊपर ये वर्साई की संधि थोपी गई थी, तो उससे जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो हम देखेंगे कि जो वर्साई की संधि है उसकी क्या क्या समस्याएं थी। तो अब क्या था कि जर्मनी के साथ जब संधि कर रहे थे मित्र राष्ट्र, तो उनको किन समस्याओं का हल ढूंढना था, उसमें से ये निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट ये था, यानी जो मित्र राष्ट्रों द्वारा जो संधि की गई है तो उसका क्या क्या रीज़न था। तो एक तो इनका पहला रीज़न था कि एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे भविष्य में युद्धों की संभावना दूर हो सके, यानी विभिन्न राज्य जो आपस में अपने झगड़े हैं उनको निपटाते हैं और युद्ध का सहारा लेते हैं, तो उसके लिए कोई और उपाय करें। तो यह विचार महायुद्ध के समय संसार के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके सामने आ चुका था कि संसार में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की ज़रूरत है, और जिसको बाद में एक ऐसा संगठन बनाया भी गया है जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा गया है, बाद में जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ पड़ा। इसका एक अलग टॉपिक है, तो इसमें मैं अलग टॉपिक में भी आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो पहला रीज़न यही हो गया कि इस संधि के अंतर्गत ये किया गया था कि जिससे सारी दुनिया डर जाए और वो आपस में युद्ध करने की ना सोचे और युद्ध में होने वाली हानि का उन्हें अंदाज़ा हो, और साथ ही वो कोई भी झगड़े हो रहे हैं तो उनको प्यार से दूर करे। तो दूसरा क्या था कि 19वीं सदी में 2 बार फ्रांस को जर्मनी द्वारा नीचा देखना पड़ा था। तो 1970 के युद्ध में जर्मन सेवाएं जिस प्रकार पेरिस पर अधिकार करने में समर्थ हुई थी, इसके कारण फ्रांस के नेता इस बात के लिए उत्सुक थे कि शांति परिषद के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे जर्मनी कभी भी शक्तिशाली नहीं हो पाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जर्मनी ने फ्रांस के 2 क्षेत्र जो प्रांत है, उसके शहर है एलेस्के और लॉरेंस, उन पे कब्जा कर लिया था और ये फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसीलिए फ्रांस कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी दोबारा ताकतवर बने और वो इस तरह के युद्ध करे। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस के राजनीतिज्ञों ने, कि जो राइन नदी के पश्चिम को जर्मनी से अलग करके एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए जिसका जो नियंत्रण है वो फ्रांस में रहे। अब क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार यूरोप के विविध राज्यों के पुनर्निर्माण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण थी। फ्रांस अल्सास लॉरेन के प्रदेशों को जर्मनी से प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, जिनमें पोल जाति के लोग भी जर्मनी के साथ बड़ी बड़ी संख्या में निवास करते थे। तो 1914 की अगर हम बात करें तो पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में बटा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अधीन होने के कारण बहुत से जर्मन लोग उस प्रदेशों में आबाद हो गए थे, जबकि वो पोलैंड के अंग थे। तो अगर हम बात करें तो पोल लोगों की अपेक्षा जर्मनी की संख्या ज़्यादा हो गई, पर पोलैंड चाहता था कि सब प्रदेश अब उसको मिल जाएं जो उन्होंने जर्मनी ने उनसे छीने थे।
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि क्या था, यानी यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वर्साई की संधि है उनकी क्या क्या समस्याएं थी, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और इससे जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था। आप देख सकते हो कि फ्रांस भी चाहता था किसी भी तरह जर्मनी पर ज़्यादा रूल रेगुलेशन थोप दिए जाएं और ज़्यादा कानून बना दिए जाएं। इसी तरह से पोलैंड का भी यही कहना था। अब बात करते हैं कि जर्मनी ने काफ़ी सारे जो उपनिवेश हैं वो उनके उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में थे, जिन पर महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर लिया। तो मित्र राष्ट्र इस बात पर सहमत थे कि महायुद्ध का पूरा उत्तरदायित्व जर्मनी और उसके साथियों पे था। तो उन्हें ये लगता था कि जो ये विश्व युद्ध हुआ है ये जर्मनी ने ही कराया और उनके साथ जो भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने कराया है। तो इससे क्या था कि बहुत दिक्कतें हुई थी, तो इसीलिए चाहते थे कि इनसे हम किसी भी तरह से जुर्माना या हर्जाना वसूल करें। तो इस हर्जाने की मात्रा क्या हो, इस बात का नियंत्रण कर सकना सरल नहीं था, क्योंकि युद्ध के कारण जर्मनी की भी और जर्मनी का जिन जिन देशों ने साथ दिया था उन लोगों की अर्थव्यवस्था पर बहुत फ़र्क पड़ा था। वो ऑलरेडी पहले ही आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो चुके थे। वे मित्र राष्ट्रों को हर्जाना तभी दे सकते थे जब उसका आर्थिक संगठन इस योग्य हो कि आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वो इतना बचा लें कि वो अन्य राष्ट्रों को दे सके। तो जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराकर मित्र राष्ट्र ऐसी भी व्यवस्था करना चाहते थे कि जर्मनी कभी भी भविष्य में शक्तिशाली ना हो पाए और यूरोप के लिए कभी भी खतरा ना बने। तो इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी की सैनिक शक्ति को कम किया जाए और साथ ही ये किया गया, उनकी सैनिक शक्ति को बिल्कुल अपंग बना दिया गया और उनके जो कल कारखाने थे वो भी छीन लिए गए। अस्त व्यस्त युद्ध जो सामग्री है वो बना ना सके, इसकी पूरी योजना बनाई गई और व्यावसायिक और सैनिक दृष्टि से उनको बिल्कुल ही अपंग बना दिया गया। अब क्या था, ये सारी शांति की शर्तें थी। तो जर्मनी का जो शक्तिशाली होना है वो एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक खतरा था। और शांति की जैसे ही शर्तें प्रकाशित हुई तो सारे देश में, यानी जो जर्मनी है उसमें शोक की लहर फैल गई, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की उनके विश्वास का तो धोखा देने के लिए निंदा की गई। तो जर्मनी ने संधि पर एक लंबा ज्ञापन भी तैयार करा। तो उनका जो ज्ञापन था, यानी अपने पक्ष में जो तर्क था, वो लॉयड जज के सुझाव पे भेजा गया, लेकिन उसको संशोधित करके दोबारा जर्मनी को भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे और इसको नहीं माना तो जर्मनी पर आक्रमण कर दिया जाएगा। और इसकी शर्तें इतनी अन्यायपूर्ण थी कि स्वीकार करने की अपेक्षा जर्मनी के बहुत से नागरिक थे वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ते हुए नष्ट हो जाना अधिक अच्छा समझते थे, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि ये जो वर्साई की संधि उन पर थोपी जा रही है बहुत अपमानजनक है। इससे इनकी आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो जर्मनी में क्या हुआ, अकाल पड़ा और वाइमर स्थित जर्मन विधानसभा ने संधि की शर्तों को स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके पास कोई और जो उपाय है वो नहीं बचा था, क्योंकि अकाल के कारण वैसे ही वहाँ की जनता मर रही थी, तो किस हालत में उनसे युद्ध कर सकते थे। किंतु उसने युद्ध के अपराध और युद्ध के अपराधियों को सौंप देने की विश्व में शर्तों पर आपत्ति की। तो मित्र राष्ट्र ने बिना शर्त स्वीकृति पर जोर दिया और जर्मनी के पास कोई और रास्ता था ही नहीं, इसीलिए उसको झुकना पड़ा। अब बात करते हैं जो वर्साई की संधि है उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या थे। तो इसके अंदर क्या था कि जो पेरिस सम्मेलन है वो 4 महीने तक चला। तो इसके अंदर जितने भी प्रतिनिधि थे वो आपस में काफ़ी आर्ग्यूमेंट करा उन्होंने। फिर एक जर्मनी से की जाने वाली संधि की एक रूपरेखा तैयार करी। इस संधि पत्र में 80,000 शब्द थे, 15 अध्याय थे और 439 धाराएं थी। तो 6 मई 1919 को पेरिस संधि परिषद में इसको पारित किया गया। 7 मई को जर्मन सरकार के पास भेजा गया और उनसे ये कहा गया कि जर्मनी सरकार को अपना विचार 6 हफ्ते के भीतर लिखकर वापस करना है। और जर्मनी ने एक विशाल आवेदन पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि प्लीज़ हमारी इन मांगों में थोड़ा सा परिवर्तन करो। जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो आपने हमारे ऊपर हर्जाना थोपा है, इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। लेकिन उन लोगों ने
इस चीज़ को नहीं माना और जर्मनी के पास अब कोई भी रीज़न नहीं था। 23 जून को विवश होकर जर्मनी को इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और साथ ही 28 जून को जर्मनी के अलावा अन्य 31 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और यही संधि पत्र की बातें आगे चल के वर्साई की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो वर्साई की संधि थी उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे पहली व्यवस्था तो थी प्रादेशिक व्यवस्था। तो इसमें क्या गया था कि इस संधि के अंतर्गत फ्रांस को अपने अल्सास और लॉरेन प्राप्त हो गए। वो तो बहुत खुश था क्योंकि उसके राज्य छीन लिए गए थे जर्मनी ने, तो वो अब उसे वापस प्राप्त हो गए। तो यह संधि वर्साई के राजप्रासाद के उसी शीश महल में की गई थी जहां 1871 में बिस्मार्क ने शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। फ्रांस से जबरदस्ती संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर उसे अपमानित किया गया था, तो इसीलिए उन्होंने बदला लेकर यहीं पर उनसे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। तो इस तरह फ्रांस ने अपना बदला ले लिया। तो अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र पर, जर्मनी की प्रभुता स्वीकार की गई, परंतु शासन प्रबंध का भार राष्ट्रसंघ के एक आयोग को सौंपा गया। तो वहाँ की जो खान थी उन पर फ्रांस का अधिकार माना गया और यह व्यवस्था 15 वर्षों के लिए की गई। तो बेल्जियम और लग्जमबर्ग की तटस्थता समाप्त की गई और उनकी भावी राजनीतिक स्थिति पर राष्ट्रसंघ द्वारा पुनर्विचार की स्थापना व्यवस्था की गई। और अगर हम बात करें कि जर्मन के कुछ राष्ट्र थे जैसे यूपेन, मॉलमेडी, मार्क्सनेट, ये बेल्जियम को दे दिए गए। साथ ही उनके कुछ बंदरगाह और आसपास की जो ज़मीन थी वो भी जर्मनी को सौंप दी गई। उत्तरी जर्मनी का स्लेस्विग प्रदेश जनमत संग्रह के बाद डेनमार्क को दे दिया गया। तो इस तरह से जो पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी प्रदेश था और साइलेशिया का कुछ भाग था वो पोलैंड को दे दिया गया। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो किसी भी तरह से जो जर्मनी की शक्ति है, जर्मनी का भूभाग है, वो अनेक राष्ट्रों को दिया गया। जर्मनी का एक छोटा सा भूभाग है वो भी चेकोस्लोवाकिया राज्य को सौंप दिया गया। तो कई गांव पोलैंड को दे दिए गए। जर्मनी के उपनिवेश थे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को दे दिए गए। तो फ्रांस को राइन के पश्चिमी तट पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का आग्रह छोड़ना पड़ा। तो राइन तट के बाएं तट का 50% तथा दाएं तट का स्थायी रूप निशस्त्रीकरण कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उनकी प्रादेशिक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। उनके काफ़ी सारी क्षेत्र छीनकर जो देश जीते थे मित्र राष्ट्र उन्होंने हड़प लिए। अब आर्थिक व्यवस्थाएं की गई। तो इन्होंने कहा कि यह निश्चित किया गया कि जब तक आयोग की सिफारिशें पूरी नहीं हो जाती तो जर्मनी 500 करोड़ की कीमत का सोना, जहाज और अन्य वस्तु मित्र राष्ट्र को देगा और जब जुर्माना देगा तब वो वापस इन चीज़ों को ले सकता है। तो जर्मनी पे बहुत सारे टैक्स लगाए गए और उसके इनकार करने पर भी कोई भी कार्यवाही करने का वचन दिया गया कि अगर आपने इनकार किया तो आपके ऊपर हम कार्यवाही कर सकते हैं। और मित्र राष्ट्र को यह अधिकार दे दिया गया कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से प्रति कर को वसूल करें और इसके बदले में जर्मनी को 1600 टन भार वाले जहाज मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। तो जर्मनी पे यह भार भी सौंपा गया कि जो भी युद्ध काल में नष्ट हुई हैं चीज़ें तो उनकी क्षतिपूर्ति वही देगा। तो जर्मनी को मशीनें, औजार, लोहा, चूना आदि देना था। तो जर्मनी से यह भी कहा गया कि वो 10 वर्ष तक 7 करोड़ टन कोयला फ्रांस को देगा, 8 करोड़ टन कोयला बेल्जियम को देगा और 7 लाख टन कोयला इटली को भेजता रहेगा। उनकी जो संपत्ति थी तो उपनिवेशों में थी वो भी मित्र राष्ट्रों ने जबरदस्ती जब्त कर ली। जर्मनी को जहाज में काम आने वाला संदेशवाहक मित्र राष्ट्रों को सौंपने के लिए वादे किया गया। नदियों पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से देख सकते हो उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। और अगर हम सैनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो उनकी सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई, अनिवार्य सैनिक सेवा, और ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें अधिक व्यक्ति सैनिक शिक्षा प्राप्त ना कर सके। उनकी नौसेना को भी सीमित कर दिया गया। राइन का क्षेत्र था वो सैनिकरण कर दिया गया कि वहाँ पे सैनिक व्यवस्था नहीं होगी। हथियारों के उत्पादन पे प्रतिबंध लगा दिया गया
और जो सैनिक कार्यालय है वो भी बंद कर दिया गया। और जर्मनी के निशस्त्रीकरण और सैनिक अंशों पर नियंत्रण के लिए मित्र राष्ट्रों ने आयोग की व्यवस्था की। कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी कि जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को मुख्य दोषी ठहराया और उसके लिए सैनिक अदालत की नियुक्ति की गई और नीदरलैंड के विरोध के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। वर्साई संधि में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम नहीं था, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और 1945 में बाद में लीग ऑफ नेशंस को के उत्तराधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ। तो संधि के द्वारा जो बेल्जियम है, पोलैंड है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लाविया है, इनको स्वतंत्रता दे दी गई। जर्मनी पर इस संधि का बहुत बुरा असर पड़ा। उसको अपनी विशाल जमीन, सेना, व्यापार, उद्योग धंधे सब कुछ से हाथ धोना पड़ा। इससे यूरोप में जर्मनी प्रदेश का 8वां भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उसके उपनिवेश 15%, कृषि योग्य भूमि 12%, पशु 10%, कारखाने छीन लिए गए। उनके व्यापारिक जहाज़ों की ढुलाई की क्षमता भी 57 लाख से घटकर 5 लाख टन कर दी गई। उनकी नौसेना छीन ली गई, उनकी थल सेना छीन ली गई, उनके कोयले का इतना सारा भाग मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह संधि कितनी कठोर थी। इवन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, उन्होंने भी यह स्वीकार किया गया था कि यह संधि बहुत कठोर थी, क्योंकि इसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज को उत्पन्न करा है। अगर इतनी कठोर संधि जर्मनी की नहीं थोपी जाती तो शायद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है वह नहीं होता। तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।